के लिए मजबूर करने वाले अपराधी स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। कैराना को उसकी पहचान दिलाइए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के, चाहे वो चुनावी मौसम हो या फिर योगी आदित्यनाथ का कैराना दौरा। ये महज एक संयोग है या फिर जो विपक्ष की चाल है उसे कुंद करने की बीजेपी की एक रणनीति, हम इसको यहां पर देखें। आज योगी आदित्यनाथ जब कैराना गए तो वहां पर उन पीड़ितों से मुलाकात की। वो जो परिवार थे जिन्होंने दंगों का दंश झेला था, उन परिवारों के साथ मुलाकात की। ना सिर्फ इतना, ये भी कहा कि जिन्होंने ये दंश झेला है उन पीड़ित परिवारों को हम मुआवजा देंगे, बल्कि यहां से विपक्ष पर, जो विरोधी हैं, उन पर भी जमकर निशाना साधा और ये कहा कि जिन्होंने कैराना को उजाड़ने की कोशिश की है या प्रयास किया है या इस तरह की राजनीति की है, उनकी दुर्गति होगी। किसकी तरह? मारीच की तरह, सुबाहु की तरह। और ये विश्वामित्र का यज्ञ है। आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार। आप पहले देखिए इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। पलायन करने वालों का पलायन हो गया। यूपी के कैराना में जो लोगों को दर्द मिला था, उस पर अब सुरक्षा और भरोसे का मरहम लगा है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे ये वो लोग हैं जो कुछ साल पहले यहां अपराधियों के डर से पलायन कर गए थे, लेकिन अब ये वापस आ गए हैं। उन्हें अब यहां डर नहीं लगता, क्योंकि योगी राज में अपराधियों पर नकेल कस दी गई है। कोई समाज है यहाँ, चाहे हिंदू हो मुसलमान, सब आनंद से रह रहे हैं, सब प्रेम से रह रहे हैं। ताकि कोई बैग पैसे हैं हमारे पास जो कलेक्शन है वो छीन लिया किसी ने रास्ते में, तो कैसे होगा? और हुआ भी है, मैं ऐसा है, ऐसा हुआ भी है, बैग छीन लिया। प्रशासन पुलिस से बोला तो पुलिस बोलती थी कि आप जाओ यहाँ से, आप यहाँ मत रहो, कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है कुछ भी करने की। तो पहले से 100% ही फायदा है। पहले बाजार 4 बजे हमने अपने सामने देखा है कि बंद हो गया बाजार। उस टाइम गुंडागर्दी ज़्यादा थी, अब गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब गुंडागर्दी कुछ नहीं है, किसी टाइम निकलो, आओ जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जाओ गए थे वो घर वापसी कर चुके हैं। जितने लोग पलायन करके गए थे उसमें से 7 या 8 फैमिली रह गई हैं जो वापस नहीं आई हैं, बाकी सभी फैमिली वापस आ गई हैं। योगी सरकार बनने के 2 से 3 महीने बाद सभी वापस आ गए। कैराना में आज मुख्यमंत्री योगी खुद गए थे। योगी ने उन परिवारों से मुलाकात की जो सांप्रदायिक दंगों और अपराधियों से तंग आकर यहाँ से पलायन कर गए थे, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में उन्हें वापस बसाया गया है। कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व सांसद गोविंद सिंह ने यहाँ से पलायन का मुद्दा उठाया था। उस समय लोग डरे हुए थे, जान माल की सुरक्षा नहीं होने से लोगों ने यहाँ से पलायन करने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया, अपराधियों पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई। प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर ये विश्वास दिलाया है कि बिना भेदभाव के सबका विकास होगा। कैराना का फिर से विकास होगा। पलायन का दर्द भूलकर कैराना अब विकास के पथ पर अग्रसर होगा। मैं इन सभी 425 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात शामली जनपद को देते हुए कैराना में इस पीएसी बटालियन की आधारशिला रखते मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन सबका साथ सबका विकास की बात विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत के विभाजन के बाद 50,000 लोगों ने पलायन किया, तो क्या ये शर्मनाक बात नहीं? मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है।
विपक्षियों को शायद ये बात हजम नहीं हो रही है कि कैराना में पलायन का डर अब नहीं रहा। यहाँ अब लोग मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर्स अपने घर के बाहर नहीं लगाते। कैराना अब पलायन नहीं बल्कि विकास की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब जब सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और ये कह रहे हैं कि विकास के पथ पर अग्रसर होगा कैराना, तो फिर आखिर विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ। क्या पलायन पर रोक लगी है इसलिए विपक्ष परेशान है, इसलिए विपक्ष को दिक्कत है? पलायन पीड़ित परिवार वापस आए हैं, क्या इसलिए विपक्ष को दिक्कत हो रही है? अपराधियों पर लगाम लग गई है प्रदेश में जो कि उनके वक्त में नहीं हो पाई थी, क्या इससे दिक्कत है विपक्ष को? कैराना अब विकास पथ पर अग्रसर है, क्या इससे दिक्कत है विपक्ष को? ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं यहां पर कि आखिर क्यों परेशान है। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान जो मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मनीष शुक्ला जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर सतीश प्रकाश पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा मैं सीधे जाऊंगी ग्राउंड जीरो पर जहां पर मौजूद है मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे। उनका मैं सबसे पहले रुख करती हूं क्योंकि उन परिवारों के बीच में इस वक्त सृष्टि मौजूद है जहां जिन लोगों से आज मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो लोग क्या कह रहे हैं और कितना भरोसा उनको हुआ है जब वो वापस यहां पर आए हैं। सृष्टि, क्या कह रहे हैं ये लोग? बिल्कुल हिमानी, देखिए आज हम कैराना कस्बे में ही मौजूद हैं। सबसे पहले वो घर आपको दिखा देती हूं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे थे और उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने पलायन का दंश झेला है। और वो तस्वीर सबने देखी कि कैराना के इसी कस्बे में और इन्हीं घरों में कभी एक ऐसा समय भी था जब पोस्टर चस्पा हुए करते थे कि ये घर बिकाऊ है, लेकिन अब अपराधी तख्ती टांग कर घूमते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो। इस वक्त यहाँ के तमाम लोग, कैराना कस्बे के जो लोग हैं, इसी कस्बे के इसी मोहल्ले के, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ के विधायक तेजेंद्र जी भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुरुआत हम सबसे पहले उन्हीं से करेंगे। तेजेंद्र जी, आपने साफ तौर पर वो तस्वीर देखी होगी जब यहाँ पोस्टर लगा करते थे कि मकान बिकाऊ है। आप चूंकि अभी प्रतिनिधि भी हैं, आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है। कितना परिवर्तन, और लोग वापस आए हैं, आपसे भी मुलाकात की है, क्या कह रहे हैं वो? ये बात शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। जैसी भी विकास से गुजरकर वो लोग गए थे ना, जिसके ऊपर से गुजरती वही समझ सकता है। और वास्तव में यहाँ स्थिति ये थी, अगर समाचार पत्र में फ़ोटो छपता था एक व्यापारी के मरने का, हम लोग यहाँ आते थे तो लोगों से पूछते थे कि आप गए क्या पता लेने? कि नहीं गए हम पता लेने। क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा जी अगले दिन समाचार पत्र में अगर हमारी फ़ोटो छप जाएगी तो हमें मार दिया जाएगा, हमारे पास चिट्ठी आ जाएगी, हमारे पास धमकी आ जाएगी। और धमकी देने के बाद मार देते थे, सुरक्षा मिलने के बाद भी मार देते थे, फिर भी उनका कुछ नहीं होता था। वही मुकीम काला था, यहाँ का बहुत बड़ा आतंक था, जो भी बाई चांस जेल में ही मारा गया। लेकिन मतलब व्यापारी जगत में विश्वास बढ़ा है कि हम अपना कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि एक कारोबारी की खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी। उनसे भी मुलाकात की आज मुख्यमंत्री ने। व्यापार जगत में क्या परिवर्तन? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। व्यापारी के अंदर जो एक सुरक्षा को लेकर अभाव आ गया था, जो अपने बच्चों की सिक्योरिटी लेकर दिक्कत में था, जो इस बात को सोच के दिक्कत में था कि मैं आज सुबह से शाम तक मेहनत करके जो कमाऊंगा उसको शाम को घर ले जाके खा पाऊंगा भी नहीं खा पाऊंगा जी। बच्चों की फैमिलीज के अंदर इस बात का भय था कि मेरा बेटा या मेरा हस्बैंड आज बाजार में काम करें, शाम को सुरक्षित आएंगे नहीं आएंगे। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। आज वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे। जो बाजार दिन में 5 बजे तक खुलते थे वो आज रात को 10 बजे तक खुल रहे। तो एक बहुत बड़ी सुरक्षा का जो वातावरण बना है, मैं तो सही मायने में कहूँ आपसे तो एक तरीके से आज योगी जी नब्ज देखने आए थे कि जो मैंने दवाई दी थी वो दवाई सही काम करी नहीं करी। दी थी वो सही काम करी या नहीं? आज दरअसल नब्ज को टटोलने के लिए आए थे कि क्या जो दवा दी गई उनकी ओर से क्या वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन मनीष शुक्ला जी, धरातल पर कब उतरेगी आज वो तमाम जो दावे और वादे योगी आदित्यनाथ की ओर से किए गए हैं? एक भरोसा और एक गारंटी, ये भी ये लोग चाह रहे हैं। देखिए, आपके रिपोर्टर ने धरातल से ही रिपोर्टिंग की है और बताया है कि किस तरीके से जब कैराना और कांधला की बाजारें 4 बजे बंद हो जाया करती थी, आज 10 बजे तक चल रही हैं। वहाँ
सुरक्षा के सारे उपाय किए गए हैं। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज कैराना में लगभग 100% लोग की वापसी हो गई है, 2-4 परिवारों को छोड़कर। यानी वहां के महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में वो विश्वास हमारी सरकार ने पैदा किया है कि सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी दे रही है। आज 2017 के पहले वहां अपराधियों को अखिलेश सरकार का संरक्षण था। जाति और धर्म के आधार पर जो कार्रवाई करने की नीति थी अखिलेश यादव की, उसके नाते से जो हिंदू व्यापारी थे कैराना के, वो भयभीत थे। वहां मकान बिकाऊ है, दुकान बिकाऊ है, इसके पोस्टर लगा करते थे और पेट्रोल पंप नहीं चलते थे वहां कैराना में, बल्कि शीशी की बोतलों में पेट्रोल बिकते थे। ये भी एक बहुत बड़ा धंधा था वहां के अपराधियों का। आज वो समाप्त हुआ है। और एक बात कह खत्म करूंगा कि हमारी सरकार ने जो अखिलेश यादव की सरकार के पीड़ित हैं उनको मुआवजा देने की भी घोषणा की है, जिससे वो अपनी आर्थिक गतिविधियों और व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। ठीक है, जिससे वो अपने आर्थिक जो गतिविधियां हैं, जो व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ा सकें। लेकिन तारिक अहमद साहब, क्या इसी से आपको दिक्कत है? अगर विकास के पथ पर अग्रसर है कैराना, तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों आपको इसमें राजनीति दिखाई दे रही है? वो राजनीति करने गए हैं। अगर उनको इतनी दिक्कत है तो 1989 में जब हिंदुओं को मार के भगाया गया था कश्मीर से, तो इन्होंने उनको आज तक, उन विस्थापितों को आज तक वहां क्यों नहीं पहुंचाया? और दूसरा, जो अभी केंद्र शासित इनके राज्य हैं, जो जम्मू कश्मीर है, भाई प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बेशर्मी वाले काम ना करिए। जब इस समय जब 35 है और 370 हटने का बीच में मत बोलिए। ठीक है, तारिक जी, आप अपनी बात करें। मनीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास में, जवाब लूंगी। तथ्यात्मक रूप से झूठ। ठीक है मनीष जी, मैं आऊंगी, जवाब लूंगी। जी तारिक जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू पलायन करने के लिए तो क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई की? ये राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति है? राजनीति तो राजनीति करेगा ही, आप भी तो कर रहे हैं, आप भी तो राजनीति कुछ नहीं कर रहे हैं। बेशर्मों की तरह लड़कियों का बलात्कार होता है, उस पर नहीं आते हैं, उस पर इनके एडीजी और डीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, और हो गया कि बलात्कार हुआ, उस पर भी इस्तीफा दे दो भाई। कुछ तो शर्म करो, कहीं तो शर्म करो। 2 लोगों को बैठा दिया, अभी मैं 50 कोरोना के पलायन वालों को बैठा दूंगा जो बताएंगे कि हुकुम सिंह ने क्या किया था। क्या जानते हैं आप हुकुम सिंह के बारे में? लेकिन तारिक अहमद साहब, आपने तो इनकार ही कर दिया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप लोगों ने क्या किया था? सबसे पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ, हुकुम सिंह ने तो इस मुद्दे को चलिए उठाया था, और आज हम देख भी रहे हैं कि क्या वहां पर हो रहा है। उसके बाद वो भले ही आज नहीं है हमारे बीच यहाँ पर, लेकिन ये बताइए ना कि आपने क्या किया था? आपने तो सीधे इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था, इनकार कर दिया था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। आपने क्या किया था इस पलायन को रोकने के लिए? जी ने जिन लोगों को मार के भगाया था उनको भी तो ले आइए वापस। क्यों उनको नहीं लाएंगे? क्योंकि वो मुसलमान है। आप लोगों को मुसलमानों से नफरत है, लाइए ना उन मुसलमानों को भी वापस। मनीष शुक्ला जी, क्विक रिएक्शन, उसके बाद मैं बाकी गेस्ट का रुख करूंगा। विकास नहीं, सबको बर्बाद कर ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास भी जाऊंगी। जी देखिए, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि कितनी बेशर्मी से ये पलायन को डिफेंड कर रहे हैं। अगर कहीं के पलायन से लोगों की वापसी नहीं हुई है, इसलिए कैराना में क्यों वापसी हो रही है? इनका असली चेहरा बताता है कि इनको तकलीफ क्या है। जो लोग इनके गुंडागर्दी से, इनके अपराधीकरण से पलायन किए थे, आज वो वापस आ रहे हैं सरकार की बदौलत। इसके नाते से इनको परेशानी हो रही है। ठीक है, शिवम त्यागी भी यहाँ पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। शिवम त्यागी, क्या आपको लग रहा है यहाँ से क्या मैसेज जा रहा है? आज का ये जो दौरा था योगी आदित्यनाथ का, इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं, कैराना दौरे को? ठीक है, शिवम त्यागी से मेरा ये सवाल है। देखिए, ये एक हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और ये समाजवादी पार्टी वाले इतने माइनॉरिटी अपीजमेंट मुसलमान में घुस गए हैं कि इनको इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अरे 2012 से 2017 के बीच में इस प्रदेश में किसी की इतनी औकात थी, किसी बेचारे हिंदू की, जो आपके सामने बोल सके? हुकुम सिंह जी क्या, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी? आप माइनॉरिटी अपीजमेंट में इतने घुसे हुए थे। अरे लारी जी, इस हंसी की जरूरत दशहरा पे थी, यहाँ राक्षस की तरह हंसिए मत, सुन लीजिए। इस हंसी को किसी और दिन के लिए रखिए बचाकर।
अगली बार अयोध्या की रामलीला में आपकी एंट्री तय है। अब आगे आने दीजिए, मैं फालतू के बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आप इस चीज को देखिए कि चाहे उत्तर प्रदेश में मेरठ हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कैराना हो, ये वो लोग हैं, ये वो लोगों की सरकार थी जो दंगों के अपराधियों को हवाई जहाज से बुलाकर मुख्यमंत्री अखिलेश जी से मिलवाते थे। आज हालात बदले हैं। आज प्रदेश का पूरा जितना भी 23 करोड़ जनता है वो और प्रदेश के हिंदू इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट वाली सरकार थी वो अब चली गई है और अब प्रदेश में चाहे वो मुकीम काला हो, चाहे वो शाहबुद्दीन हो, चाहे वो मुख्तार हो, चाहे वो अतीक हो, कोई भी आतंक नहीं फैला सकता। ठीक है डॉक्टर सतीश प्रकाश, देखिए इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे खुद ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, पल पल की रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रही हैं, उन लोगों से भी वहां पर बात कर रही हैं जो वहां से पलायन कर गए थे और वापस वहां पर आए हैं। एक सेकंड, ये एक सत्य है, हो सकता है कि आपको ये कटु लगे लेकिन ये एक सत्य है। ठीक है, मेरा डॉक्टर सतीश प्रकाश से दरअसल ये सवाल है, क्या आपको लग रहा है क्यों नहीं बीएसपी और एसपी की जो सरकारें हैं वो ये भरोसा पैदा कर पाई? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये दुर्भाग्य है। बहुजन समाज पार्टी ने, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, हम अपराधी के साथ अपराधियों जैसा ही व्यवहार करते हैं। हमने कभी हिंदू मुस्लिम में अपराधी की जाति नहीं देखी। एक बात मैं यहां जरूर कहूंगा कि जब भी पलायन होता है या जब भी माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन सिर्फ व्यक्ति का नहीं होता। जब कोई एक परिवार एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कहीं ना कहीं उनका व्यवसाय भी उनके साथ चला जाता है और माइग्रेशन करने वाले लोग हमेशा बहुत कम आते हैं। कैराना में मात्र 10% लोग आए हैं। जो माइग्रेट किया था, जिन लोगों ने परिवारों के साथ माइग्रेट किया था, व्यवसाय के साथ माइग्रेट किया था, वो 10% लोग वापस आए हैं। एक बात, यही बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कश्मीर में आपने, मैं आपकी बात चलिए मान लेती हूँ कि 10% ही आए हैं, चलिए आप खुश हो लीजिए इसी में, लेकिन आए तो हैं, वो भरोसा तो जगह है। ये भरोसा पिछली सरकारें क्यों नहीं दिला पाई? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ आपसे। देखिए सुनिए, देखिए जब आप सत्ता में नहीं थे, यही कैराना, यही मुजफ्फरनगर जो धार्मिक आतंकवाद है जो बीजेपी चलाती है उसकी प्रयोगशाला रहा है और यहीं से आस्था के नाम पर बीजेपी ने राजनीति की है। मुझे समय दीजिएगा। हमारा मानना ये है और यह तमाम दल, सुनिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है जनमानस के मुद्दों से, उसका धार्मिक पोलराइजेशन किया जा रहा है। तो आपकी बात पर डॉक्टर विशाल मिश्रा रिएक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने सर आपकी बात सुन ली, आपको मौका दिया, अब डॉक्टर विशाल मिश्रा का भी एक रिएक्शन हम ले लें। अगर कैराना हो या मुजफ्फरनगर हो, सुनिए, किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक। देखिए ऐसा है, ये जो यहाँ पर जो लोग वापस आ रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 10% हुआ था, 2% हुआ था। मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ कि जब से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार आई है या केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, क्या कोई दंगा हुआ? क्या मुजफ्फरनगर? ठीक है, मैं लौटूंगी डॉक्टर विशाल मिश्रा, आप अपनी इसी बात को कंटिन्यू करिएगा। मैं एक बार ग्राउंड पर जरा जाना चाह रही हूँ। सृष्टि पांडे मेरे साथ वहां पर लगातार मौजूद है। सृष्टि, आपने इन सब के यहाँ पर जो तमाम खास मेहमान बैठे हुए हैं, आपने इन लोगों की बातें यहाँ पर सुनी, आपने उनकी बातें भी सुनी जो ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं, उन परिवारों से भी आप मिले, क्या लग रहा है आपको? सृष्टि, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है कि सृष्टि तक हमारी इस वक्त जैसा कि आपने बताया कि लोग वहां पर मौजूद हैं जो इस वक्त ये तमाम बातें कह भी रहे, लेकिन ग्राउंड पर जो हकीकत है वो बहुत अलग है हिमानी, क्योंकि आपने साफ तौर पर सुना कि लोगों का ये कहना है कि यहाँ सीधे तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नब्ज टटोलने आए थे। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं क्योंकि इनसे बेहतर और यहाँ के हालात और कोई नहीं बता पाएगा। आप बताइए, जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर रही है, पहले 2017 की बात करें, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं कि पलायन हमने उस वक्त किया क्योंकि हमारा जीना मुहाल था।
मैडम 2017 में वाकई पलायन हुए थे यहाँ पे, क्योंकि फिरौती वगैरह चिट्ठी वगैरह बहुत आई थी यहाँ पे, और 2 व्यापारियों की तो दिन दहाड़े गोली से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे पलायन हो गए थे। पलायन होने के बाद फिर 2017 में योगी जी की सरकार आई। उसके बाद सरकार आने के 2 महीने बाद मेरे ख्याल से 346 की लिस्ट थी जो पलायन कर गए थे। उसमें 7 या 8 परिवार ऐसे रह गए हैं जो वापस नहीं आए हैं, वो वहीं पर सेटल हो गए हैं। बाकी सभी परिवार वापस आ गए यहाँ पे। लोगों का ये भी कहना है कि 5 बजे के बाद कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते थे, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। जी बिल्कुल सही बात है, 5 बजे के बाद सब अपने घर चले जाते थे, लेकिन आज 9-10 बजे भी व्यापारी अपना काम आराम से कर रहा है। मतलब सहूलियत से आपके घर की बेटियां, महिलाएं बाहर निकलकर पढ़ सकती हैं, काम कर सकती हैं, इस तरीके का माहौल है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, कानून व्यवस्था बिल्कुल सटीक है, अपना सभी व्यापारी अपना अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित है। कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, अगर पहले की बात करें और आपकी बात करें, आप कितना परिवर्तन देखते हैं? क्योंकि उस वक्त लोगों का ये कहना है कि पुलिस सुनती नहीं थी, कहते थे हर किसी की रिपोर्ट हम नहीं लिख सकते। नहीं, बहुत परिवर्तन है कि व्यापारी भी खुश हैं भाजपा सरकार में। लेकिन पहले क्या था, पहली सरकार में पहले क्या था, बिल्कुल दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी थी यहाँ। लेकिन मैं भी एक गांव में से आता हूँ, लेकिन क्या था, शाम के टाइम 5 बजे से करीबन 5 बजे के करीब गांव में रास्ते में भी दिन दहाड़े लूट हो जाती थी, दिन दहाड़े लूट हो जाती थी, दिन दहाड़े गोली चल जाती थी व्यापारियों पर। अभी कुछ परिवार वापस आए हैं और भी उम्मीद है कि जो लोग बाहर गए हैं वो वापस आएंगे, इन्हें देखकर हौसला जरूर मिलेगा। आप सही बात कह रहे हो, मगर यहाँ के जनप्रतिनिधि नाई धसन है और उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें मुकदमे कर रहे हैं। माहौल कैसा लग रहा है आपको कि अभी सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो, क्योंकि पलायन का मुद्दा है, लोग वापस आ रहे हैं अपने घर? नहीं, माहौल ठीक है, गुंडागर्दी खत्म है। ठीक है, गुंडागर्दी खत्म से नहीं है। सृष्टि में लौटूंगी आपके पास। यहाँ पर हम ग्राउंड से भी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और जब आज योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे तो उन जो परिवार जिन्होंने दंगों का दंश झेला है, उनके जख्मों पर मरहम लगाया, उनसे मुलाकात की, उन्हें भरोसा दिलाया। साथ ही साथ जिन्होंने ये किया है या जिन्होंने ये साजिशें रची या ऐसा कुछ करने की कोशिश की, उनका खुद पलायन कर देंगे या फिर उन्हें देख लेंगे। क्या कुछ और कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। और इसी पर रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्योंकि उनका रिएक्शन मैं नहीं ले पाई थी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है आपको, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मसले को और खुद अपने लिए भी? मैडम, सबसे पहले तो कैराना में दंगा नहीं हुआ था, जैसे आपने शुरुआत में कहा। कैराना एक बहुत अजीब सी मिथ है जिसको हर तरह से देखने की जरूरत है। हुकुम सिंह साहब ने, जो अब नहीं रहे हमारे बीच, स्वर्गीय हुकुम सिंह ने 346 लोग की लिस्ट दी पहले, फिर कहा नहीं इसमें से 300 लोग ही हैं, 300 परिवार हैं। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई एंगल नहीं है, आप उनका बयान पढ़ लीजिएगा।
ये कैराना का प्रॉब्लम है, लोगों को व्यवसाय नहीं मिल रहा है इसलिए जा रहे हैं। और जिस संख्या में पलायन की बात की गई भाजपा द्वारा, जो उस समय राजनीतिक लाभ के लिए की गई, आज की तारीख में मैं आपकी अभी देख रहा था ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, अगर मैं आपकी कुर्सियों पे बैठे लोग और खड़े लोगों को गिनूं तो 346 में 34 भी नहीं है, उसमें भी आगे आपके भाजपा कार्यकर्ता दिख रहे हैं। मुझे इससे कुछ कहना नहीं है कि कैराना से लोग क्यों गए, आए कि नहीं आए। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक शख्स ने वहां जो कहा वही सबसे बड़ी चीज है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वहां नब्ज टटोलने गए थे कि अभी भी वहां हिंदू मुसलमानों में उन्होंने जो वैमनस्यता का बीज बोया है वो अभी फल दे रहा है कि नहीं दे रहा। अच्छा, और उन्होंने उसी तरह की बातें वहां की। चलिए ठीक है, मैं आपकी इसी बात का जवाब ले लेती हूँ। मनीष शुक्ला जी रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, ये आरोप आप पर पहले भी लगा था कि पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ध्रुवीकरण की करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ठीक है, मैं आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ। त्रिपाठी जी आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ। उन्होंने बच्ची से कहा, ठीक है, चुनाव के वक्त ही आपको क्यों याद आती है? उन्होंने ये नहीं कहा कि भाजपा शासन में हो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, आप न मेरी मानिए न त्रिपाठी जी की मानिए, ग्राउंड जीरो से जो कैराना के आम आदमी वहां की जो परिस्थिति को बता रहे हैं उसको सुनिए। सबका कहना है कि 2017 के पहले 4 से 5 बजे के बीच बाजार बंद हो जाया करते थे, सरे शाम सरे दोपहर लूट हुआ करती थी, व्यापारियों की हत्या होती थी, उसके नाते से लोग पलायन कर रहे थे। और जो वापसी हुई है, ये आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उन परिवारों से भेंट की है जो पलायन कर गए थे, आज वापस आए। उससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार की परिस्थिति थी। रही बात कांग्रेस की, और अभी एक लोग 28 लगा रहे थे दशानंद की तरह, तो देखिए इन लोगों की तो नीति ही रही है कि तुष्टीकरण करो, और तुष्टीकरण करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। कश्मीर उसका एग्जाम्पल है, और सपा की तुष्टीकरण का एग्जाम्पल कैराना और कांधला है। नहीं तो मुजफ्फरनगर चलिए, मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तो जानसठ के मौलवी को पुलिस वारंट लेके खोज रही थी, और अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से मिला के उसको फिर खिलाया करते थे। तो सपा कांग्रेस जैसे तमाम दलों की शुरू से नीति रही है, उसके नाते से धार्मिक आधार पर अपराधियों और आतंकवादियों को संरक्षण मिलता रहा है, और इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है। ठीक है, हमारी सरकार ने विश्वास की बहाली की है, लोग वापस आ रहे हैं। ठीक है, अब जरा ठीक है रत्नाकर त्रिपाठी थी। अब जरा मैं चाहूंगी खास तौर पर अब ये जो बयान, जो स्टेटमेंट मैं सुनवाने जा रही हूं, मैं चाहूंगी कि आप इस पर गौर फरमाइएगा और तब मैं आपसे इस पर जवाब लूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विजय मित्तल के घर आकर उनसे मुलाकात की और भोजन भी साथ में किया। मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि अब यहां पर एक सुरक्षित माहौल है। विजय मित्तल ने लेकिन क्या कुछ कहा जब रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की, जरा ये भी सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैराना पहुंचे हुए थे उन परिवारों से मुलाकात करने के लिए जिन्हें यहां से पलायन करना पड़ा, अपना घर, अपनी गली, अपना मोहल्ला छोड़कर जाना पड़ा था। इस वक्त हमारे साथ में विजय मित्तल जी मौजूद हैं, जिनसे मुलाकात करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। इनके पूरे परिवार से उन्होंने बातचीत की है। सर, मुख्यमंत्री आज आए हुए थे, क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? माननीय मुख्यमंत्री जी आए, काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप अपना व्यापार जो है आगे बढ़ाएं, बेफिक्री के साथ अपना व्यापार जो है आराम से रहें। बच्चों को खूब स्नेह किया, प्यार किया, उपहार दिए, बहुत अच्छा लगा। भोजन ग्रहण किया घर पे। उन्होंने अपना जीरो टॉलरेंस की नीति पर मुख्यमंत्री यहाँ पर भी जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं और अपराध कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में नहीं बढ़ेगा। आप लोगों को और आपके साथ साथ ऐसे तमाम परिवार हैं जिन्हें छोड़कर जाना पड़ा था, अपना गांव, अपना शहर छोड़कर जाना पड़ा था। तब के माहौल में और अब के माहौल में आप क्या परिवर्तन देखते हैं सर? देखिए, वो तो सभी लोगों को पता है कि पहले के माहौल में और अब के माहौल में कितना सुधार आया है। ये मुझे कोई बताने जैसी बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं इस बारे में। तो लेकिन ये है कि तब व्यापारी वर्ग सुरक्षित है, प्रशासन जो है वो हमारे पूरे तरीके से साथ है और कोई परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। त्रिपाठी जी, ये तो आपको प्लांट नहीं लग रहे होंगे, या बाकी भी आपको लग रहा है कि सब भाजपा से ही हैं, या फिर आप लोगों ने बुलवाया है या ऐसा कुछ किया है, जैसा कि आरोप आप लगा रहे थे? आप अभी मुझे बोलने देंगे कि वापस बोलिए। आप देखिए, आप ऐसी इस तरह जब आप थोड़ा जोड़ देते ना तो वक्त जाया होता है। सीधा अपनी बात करिए आप जी। मैडम मेरी बात सुनिए।
आप काउंटर, मैं फिर बोलता हूं, हमेशा आपके चैनल पे बोलता हूं कि रिप्लाई का काउंटर देख लिया कीजिए। भाई त्रिपाठी जी, ज्यादा समय तो आप मेरी पहली बात सुन लीजिए। और अब गलती हो गई, माफी मांग लीजिए। बोलिए त्रिपाठी जी। मैं सफाई क्यों दूंगा? अरे कश्मीर, शुक्ला जी, कश्मीर माफी मांग लीजिए कि अभी आपने गलत बोला था। 19 जनवरी 1990 को जब वहां से हिंदू भागे तो अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार थी, कांग्रेस थोड़ी थी। माफी जब आपके जसवंत सिंह लेके गए हाफिज साहब लोग को तो कांग्रेस थोड़ी थी। आप दंगा कराते हैं, आप पलायन कराते हैं, फिर करते हैं हमने पुनर्वास कराया। अभी विजय मित्तल जी ने आपके घर गए, झूठ की पोल खोल दी। उन्होंने आज भी आश्वासन दिया। अब विजय मित्तल जी को भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बता दीजिए, पीड़ित परिवार को कितने बेशर्मी से का काम करते हैं आप लोग। और कुछ आप देते हैं शुक्ला जी, सफाई आप त्रिपाठी जी, देखिए आप दंगे आप कराते हैं, हो गई कश्मीर में हिंदू आपने गलत आरोप लगाया, राजनीतिक झूठा चमकाने का काम आप करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं। अभी जो पलायन हुआ है कश्मीर से, उस पर कुछ बोलिए। ठीक है त्रिपाठी जी, अब आपको वक्त दिया मैंने, अब जरा यहाँ तारिक अहमद जी भी कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी कर रहे थे जी, क्योंकि जो आदमी बोलता है वो रो में बोलता है, और वो तो रुक कर बोल रहे थे कि मुझे तारिक अहमद जी, मेरे ख्याल से राजनीति से ऊपर क्या होता है कि देश और प्रदेश जो है वो तरक्की कर रहा है, वो विकास के पथ पर अग्रसर है। क्या आपको ये विकास अच्छा नहीं लग रहा है? एक सेकंड ना, क्या अपराधियों पर लगाम लग गया है जो कि आपके टाइम पर खुले घूम रहे थे, छुट्टे घूम रहे थे, वारे नहीं आ रहे थे इनके? क्या आपको इसलिए दिक्कत हो रही है? एक झूठे मक्कार 3 लोग यहाँ बैठे हैं, उनको बैठे रहने दिए। नहीं देखिए, किसी पर प्लीज पर्सनल कमेंट ना किया जाए, निजी टिप्पणी ना की जाए। तारिक अहमद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तारिक अहमद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तारिक अहमद लारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तारिक अहमद लारी, दोनों जगह आप चड्डी बैठाकर तारिक अहमद लारी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तारिक अहमद लारी, दोनों जगह चड्डी, तारिक अहमद, या फिर आप जवाब देना नहीं चाह रहे, बच रहे हैं उससे। राजनीति से ऊपर क्या होता है सर? ये होता है ना कि कोई देश या प्रदेश किस तरह से आगे तरक्की कर रहा है, ये जरूरी है। क्या आपको विकास के पथ पर अग्रसर है वो अच्छा नहीं लग रहा है? अपराधियों पर, माफियाओं पर लगाम लगी है जो आपके टाइम पर बड़े वारे न्यारे थे, बड़े खुले घूम रहे थे, छुट्टे घूम रहे थे, क्या उन पर लगाम लग गई है? आपको वो सही नहीं लग रहा है? क्या आपको इस चीज पर आपत्ति है? आप अपनी आपत्ति पहले जरा बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर से आपत्ति यह है कि एक संत का कपड़ा पहनकर एक आदमी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, मेरे सवाल का कत्लेआम करवाने की कोशिश कर रहा है। हिंदू मुस्लिम जैसी कोई चीज नहीं थी, सीधा सा सवाल था, सीधा सा जवाब चाहती हूँ। वहाँ पे इसलिए मैं परेशान हूँ। बताइए विकास, बताइए इसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने मुसलमान पलायन करके गए, क्या किया? मेरी बात का जवाब नहीं देना चाह रहे, पलायन करके मेरी बात का जवाब ही नहीं देना चाह रहे। शिवम क्या मेरे सवाल में कौन सा हिंदू मुस्लिम था? मेरे सवाल में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, सीधा सा सवाल किया था, सीधा सा जवाब देते। जी शिवम त्यागी। हिमानी जी, सबसे पहले तो मैं त्रिपाठी जी को कहना चाहूंगा कि कृपया करके देश को गुमराह करना बंद कर दीजिए। जो वीपी सिंह की सरकार में 1989 में जो ये पलायन पंडितों का हुआ था वो एक दिन में नहीं हुआ था, उससे 1 महीने पहले तक, सुन लीजिए पहले, उससे 1 महीने पहले तक राजीव गांधी की सरकार थी और जेकेएलएफ को किस तरह से बढ़ावा उन्होंने दिया था और मुफ्तीज को ये देश जानता है। वो 1 महीने की प्रॉब्लम नहीं थी, वो बहुत लंबी, करीब 7 साल की प्रॉब्लम थी। तो झूठ बोलना बंद कीजिए, एक बात। अब दूसरी चीज पर कौन कहता है उत्तर प्रदेश में पलायन नहीं होता था? अब या तो ये उत्तर प्रदेश को जानते नहीं, मैं इनको चैलेंज के साथ कहता हूं, इस उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरठ के घंटाघर में, मेरठ के खैर नगर में, मेरठ के ब्रह्मपुरी में, और इसके अलावा कैराना में, इसके अलावा मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों की गलियों में घुस सके। भाई आप कह रहे हो पलायन की बात, और इस देश के पूरे मीडिया ने दिखाया है किस तरह से मकानों पर लिखा हुआ था कि ये मकान बिकाऊ है। आज ये स्थिति बदली है। आप डूबे हुए माइनॉरिटी मुस्लिम प्रेम में आपको ये दिखाई नहीं देगा।
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ ये मैं कहा आप सभी को कि चाहे रोकना चाहूंगी। देखिए, व्यापारी इस हो, वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आऊंगी, लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस वक्त रामपुर में क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि बुलडोजर जो है शासन का, वो हमेशा तैयार है, माहौल बिगाड़ने वालों पर एक्शन तय है। ये दो टूक यहाँ पर, इससे पहले भी हमने सुना था कि किस तरह से यहाँ पर जो भी ऐसा करने वाले हैं, जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उन पर निशाना साधा था और एक बार फिर से यहां पर कह दिया कि बुलडोजर हमेशा तैयार है शासन का। अगर किसी ने पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, अगर किसी ने प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो सख्ती के साथ निपटने और पेशेवर माफिया और अपराधियों के अवैध कमाई पर शासन का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। जो भी शासकीय संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस करेगा, तो फिर उसको इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। जी हां, तो किसी गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि भरपाई भी उसकी करनी पड़ेगी और शासन का बुलडोजर हमेशा तैयार है। तारिक अहमद साहब, अगर अभी मेरी बात का जवाब, मेरे सवाल का जवाब देने के मूड में आप हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या आपको नहीं अच्छा लग रहा है ये विकास? मकान बिकाऊ है कि पोस्टर्स अब वहां पर चस्पा नहीं है, क्या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है? क्या अपराधियों को लगाम लग गई है, क्या आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है? सिर्फ जिन्ना की ही बात करेंगे आप, विकास की बात नहीं करेंगे? मैडम 2016 में ही वहाँ से मकान बिकाऊ है को पोस्टर हट चुके थे, वहाँ का माहौल हम लोग ने बहुत अच्छा किया था, जिसको आके इन्होंने बिगाड़ने की इस बार फिर कोशिश की है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, इनको मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो ये हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा शासन का बुलडोजर तैयार है, तो मैं शासन को बता दे रहा हूं, हम आ रहे हैं, आपके माध्यम से बता रहा हूं, हम आ रहे हैं। वो अधिकारी जो चमचागिरी कर रहे हैं, वो अपना इस्तीफा तैयार रखे, हमारे बुलडोजर उनके ऊपर रौंदे जाएंगे। चलिए तय बात है। चलिए, बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और ये तो सिर्फ और सिर्फ जो जनता जनार्दन है वो ही तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ मनीष शुक्ला जी आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास समय इतना ही था, इतनी ही इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, और साथ ही साथ मेरी सहयोगी सृष्टि मेरे साथ जुड़ी थी, उनका भी मैं यहाँ शुक्रिया करूंगी। 5 का प्रहार के सफर में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, क्योंकि हम हैं लगातार लाइव।